Today we will discuss the most famous poetry collection by Walt Whitman, that is Leaves of Grass. एक्चुअली बात करेंगे हम आज ज़्यादा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, जो कि इंट्रोडक्टरी पोएम है लीव्स ऑफ ग्रास की। जब बात पब्लिकेशन की होगी तो 1855 ही याद किया जाएगा। ये बात अलग है कि 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास की साइज, नंबर ऑफ पोएम्स काफ़ी कम थी। जो फाइनल वर्जन आया 91-92 के आसपास, वो काफ़ी इनलार्ज हो गया था। मतलब शुरुआत 12 पोएम्स से हुई और अल्टीमेटली नियर अबाउट 400 पोएम्स रही एट लास्ट। लगभग 4 दशकों तक काम करते रहे व्हिटमन इस पर। पूरी ज़िंदगी खपा दी उन्होंने, तो वो ज़िंदगी खपाना बल्कि काम आ गया। तो चूँकि पिछली क्लास में जब बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि कुछ पोएम्स पर भी थोड़ा फोकस किया जाए, तो हर पोएम पर करना तो मुश्किल है, उसके लिए उस हिसाब से समय होना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि कुछ पर काम कर सकते हैं हम लोग। तो आज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पर काम किया गया। सो लीव्स ऑफ ग्रास, अ पोएट्री कलेक्शन by Walt Whitman. First edition was a small book of 12 poems, and the last was a compilation of over 400. जैसा मैंने पहले बताया, पहले एडिशन में जो कि 1855 में आया, उसमें 12 पोएम थी, 12 पोएम्स थी। लास्ट वाला जो था उसमें 400 से ऊपर पोएम्स थी, उनका कंपाइलेशन था। एक चीज जो जाननी है इसमें, जो पहली पोएम है, अच्छा शुरू में जो 12 पोएम्स पब्लिश हुई थी, जिसको अपने ही एक्सपेंस पर उन्होंने कराया था व्हिटमन ने, उसमें सारी की सारी पोएम्स का कोई भी टाइटल नहीं था। ऑल द पोएम्स वर अनटाइटल्ड। तो जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो भी अनटाइटल्ड था शुरू में। उसकी हिस्ट्री थोड़ी हम जानेंगे, कैसे उसमें बदलाव हुआ और अल्टीमेटली जो आज का रूप है वो फर्दर कैसे आया। बात पोएम्स की क्वालिटी की करें, उनके थीम की करें, लूजली कनेक्टेड पोएम्स रिप्रेजेंट्स द सेलिब्रेशन ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमैनिटी। तो यही है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमैनिटी, ये सेंटर में है। और क्या है? एंड प्रेजेस नेचर एंड द इंडिविजुअल ह्यूमंस रोल इन इट। नेचर को भी एडमायर करते हैं और इंडिविजुअल ह्यूमंस। अब जब इंडिविजुअल ह्यूमंस, उनकी गुडनेस की बात करेंगे तो वहीं पर ट्रांसेंडेंटलिज्म आ जाएगा। और जब इंडिविजुअल की बात होती है तो ट्रांसेंडेंटलिज्म के साथ साथ रोमांटिसिज्म भी आ जाता है। दैट इज द कोर क्वालिटी ऑफ रोमांटिसिज्म। स्पिरिचुअल मैटर्स पर फोकस नहीं है इस पोएम में। प्राइमरी फोकस में क्या है? बॉडी और मैटेरियल वर्ल्ड आर कार्नल डिजायर्स। तो शरीर, बॉडी, फिजिकलिटी इज इन द सेंटर। और ये जो कौन सी दुनिया कहते हैं, भौतिक दुनिया जो है, भौतिक संसाधनों की दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड। और जैसा कि व्हेन यू टॉक ऑफ अ फ्रेज सिग्नेचर स्टाइल, सिग्नेचर स्टाइल का क्या मतलब होता है? किसी एक इंडिविजुअल का 1 मिनट,
का मतलब नॉर्मली हमको तो पता ही है कि सिग्नेचर किसे कहते हैं, और किसी इंडिविजुअल की, खास करके कोई राइटर अगर है या कोई भी ऑथर है, जो तरीका उनका होता है, जो उनकी पहचान होती है, जो स्टाइल जिससे पता चलता है कि ये उनकी स्टाइल है, दैट्स कॉल्ड सिग्नेचर स्टाइल। तो अगर बात करें विच वन की, तो उनका सिग्नेचर स्टाइल क्या है? फ्री वर्स। यू नो, ही इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ फ्री वर्स। तो इसलिए his poems do not rhyme or follow standard rules for meter and line length। इसमें कोई मीटर या कोई रूल पोइट्री का वो फॉलो नहीं करते हैं। एंड दैट्स वाई कई सारे क्रिटिक जो हैं वो बिलीव करते हैं दैट इट वॉज डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट। ये क्या होता है? फ्रेज से क्लियर है, लेकिन ये फ्रेज यूज होता है डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट कैसा होता है? वो प्रोजेक्ट जिसमें आप किसी और की हेल्प नहीं लेते, किसी टेक्नीशियन, किसी एडिटर की कोई हेल्प नहीं ली जाती, जो करना है सब खुद से करना है, उस तरह की राइटिंग। और इसमें अगर हम बात करें पूरी की पूरी पोएम में ही है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में तो खैर है ही, He chose his idealized self। अब ये idealized self क्या है? मतलब the personality that he had was not represented actually in the poems। The personality he wanted, idealized। जब हम बात करते हैं आइडियल की, जब भी बचपन से आप लोगों ने कुछ एसेज वगैरह लिखे होंगे, आइडियल टीचर, आइडियल स्टूडेंट, जो साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे वो आइडियल गैस के बारे में पढ़ा होगा उन्होंने, या साइंस में भी टर्म्स आते हैं आइडियल करके। तो आइडियल शब्द जब आता है, जिसको हिंदी में आदर्श कहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि नोबडी और नथिंग कैन बी आइडियल, वन कैन ओनली ट्राई टू गो नियर, नियरर टू दैट पर्टिकुलर, व्हाट आई शुड से, that particular destination that one wants to reach, that particular position जो बेस्ट है। तो बेस्ट के लिए क्या है? one can try only, one cannot boast that one can reach there very accurately। तो आइडियलाइज सेल्फ का मतलब वही है, वो बात जो आप कह सकते हैं कि दैट इज ओनली पॉसिबल इन द इमेजिनेशन, क्योंकि रियलिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। सो ही चोज हिज आइडियलाइज सेल्फ एज द सब्जेक्ट ऑफ द बुक, क्रिएटेड द स्टाइल इन विच इट वॉज रिटन, खुद से एक स्टाइल क्रिएट की उन्होंने, वर्कड हार्ड एंड इंटेलिजेंटली टू परफेक्ट द स्टाइल ओवर अ पीरियड ऑफ 6 or 7 years। उस स्टाइल को, जो स्टाइल उन्होंने नई शुरू की लिखने की, उसको फर्दर परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने 6-7 साल ले लिए। ही टुक 6 or 7 years। बाकी पोएम के लिए तो पूरा उन्होंने 4 दशक ही लिया। And as I have already told you that it was, the primary focus was the body and the physical world. So here you can find the discussion of delight in sensual pleasures। और sensual pleasures की बात करना, physical pleasure की बात करना ऐसे समय में, ऐसी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में उसको इमोरल समझा जाता हो, जैसे आज आपका हिंदुस्तान है ना। अपने देश में आप इन चीज़ों के बारे में अगर खुल के बोलते हैं तो यू आर नॉट कंसिडर्ड एन आइडियल पर्सन इन दिस सोसाइटी।
highly controversial during its time for its explicit sexual imagery. तो कई सारी ऐसी इमेजरी उन्होंने यूज किया है इस पूरे पोएम में, एंड दैट्स वाई कंट्रोवर्शियल होना था, हुआ. बट यस, एट द सेम टाइम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट लेडी चैटरलीज लवर एंड अदर नॉवेल्स बाय डी एच लॉरेंस, जब लिखा उन्होंने तो काफी जो है लोगों की टीका टिप्पणी आई उस पर, कई जगहों पर बैन लगाया गया, बट अल्टीमेटली वो वर्क्स जो है फ्रूटफुल हुए उनके करियर को बिल्ड करने में और उनको एस्टेब्लिश करने में एक अच्छे राइटर के बतौर. द सेम हैपेंड विद व्हिटमैन. तो वो वक्त शायद उस वक्त ने तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं किया उनकी क्वालिटी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिकॉग्नाइज हो गए. देखो लिखा है, ओवर टाइम हाउएवर द कलेक्शन हैज इनफिल्ट्रेटेड popular culture and became recognized as one of the central works of American poetry. एक समय लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और एक दूसरा समय आता है जब अमेरिकन पोएट्री के सेंटर में ये पोएट्री आ जाती है. लीव्स ऑफ ग्रास. इसमें कुछ जो फेमस पोएम्स हैं उसमें है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, you know, you can see the title, Body Electric, Out of the Cradle Endlessly Rocking. क्रैडल वो होता है, वो पालना होता है जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है. If we talk of Song of Myself, that introductory poem जो शुरू में 12 अनटाइटल्ड पोएम्स थे उसकी पहली पोएम, अगर उसकी क्वालिटी की बात करें, इट रिप्रेजेंट्स द कोर ऑफ व्हिटमन्स पोएटिक विजन. तो अब क्या कोई मुझे बता सकता है किसी और पर्टिकुलर राइटर के पोएटिक विजन की कोई राइटिंग, इसमें उस राइटर के पोएटिक विजन को क्लियरली आप समझ पाते हैं, देख पाते हैं, जान पाते हैं? Sir, preface to lyrical ballads. वेरी गुड. प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स किसका है? सर वर्ड्सवर्थ का है. और कोई वर्क? एनी मोर वर्क? Not expected this answer. Yes, Kubla Khan by S.T. Coleridge. Poetic vision. Yes. Medieval depiction. Anything more? कोई मुझे मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क के बारे में बता सकता है? The place where he gives the definition of poetry as the criticism of life. एक पोएट्री मैथ्यू आर्नोल्ड ने स्कॉलर जिप्सी भी लिखा है. No, that's the poem. I'm asking about the work in which he, gave that definition of poetry. The essay, The Study of Poetry. और वो ऐसे किस में पब्लिश हुआ था, किस वर्क में? फाइंड आउट. एस.टी. कोलरिज की बात करें तो कोलरिज के जो पोएटिक डिस्कशन है, पोएट्री का जो डिस्कशन है, वो आपको मिलता है बायोग्राफिया लिटरेरिया में. इसी तरह से आप एन अपॉलजी फॉर पोएट्री पढ़ते हैं, आप डिफेंस ऑफ पोएट्री पढ़ते हैं, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी पढ़ते हैं बाई ड्राइटन. खैर, तो पोएटिक विजन की अगर बात करें, दैट फेमस डेफिनेशन बाय वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज द spontaneous overflow of powerful emotions
कुछ शायद एक वर्ड छूट रहा है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो यहाँ इन दिस पर्टिकुलर वर्क अब आप देखिए कि वो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप प्रेफिस टू लिरिकल बैलेट पढ़ते हैं तो वहां पर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एसे, वो एक एसे के रूप में है। द लैंग्वेज इज प्रोजाइक, प्रोज है वहां पर, प्रोजाइक नहीं कहूंगा, प्रोज ही है। प्रोजाइक वो होता है जब कोई चीज थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है तो लोग उसके लिए प्रोजाइक वर्ड यूज कर देते हैं। Sometimes poetry can be prosaic and some prose can be poetic. तो वहां आप प्रोज में पढ़ते हैं पोएट्री के बारे में, यहां पोएटिक विजन के बारे में आप पोएम के रूप में पढ़ रहे हैं। ये बात अलग है कि वो पोएम भी आपको कहीं ना कहीं जब उसमें राइमिंग नहीं मिलेगी, लाइन लेंथ नहीं मिलेगा या मीटर नहीं मिलेगा तो लगेगा एज इफ यू आर रीडिंग प्रोज। बट यस, दैट इज द पोएम रिटन इन फ्री वर्स। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की इंपॉर्टेंस इसी बात से हो जाती है, एंड हियर यू फाइंड विटमैन्स पोएटिक विजन। और सच में मतलब आप जब इसके कुछ कोटेशंस को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या रीजन है कि एज़रा पाउंड जैसा पोएट कहता है कि ही इज अमेरिकाज पोएट, ही इज अमेरिका। तो कैसे एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर पाता है पूरी सोसाइटी को, पूरी कंट्री को, व्हाट इज द रीजन? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने हैज़ बनाया हुआ है जहाँ से शुरुआत की है मैंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में डिस्कस करने के लिए, और लास्ट में आप देखेंगे जहाँ पर ये एंड हो रहा है ये डिस्कशन इसका, वहाँ पर भी मैंने हैज़ बनाया है ताकि आप ये क्लियर कर लें कि ये पॉइंट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के भीतर आएगा, केवल लीव्स ऑफ ग्रास को ही कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं हम आगे। बात करें अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, तो जैसा मैंने पहले बताया कि जब शुरू में पोएम्स पब्लिश हुई थी तो सारी की सारी अनटाइटल्ड थी। फर्स्ट एडिशन में 12 पोएम्स वर देयर, 1855। 1856 second edition came, and in that edition he used the title, पहली वाली पोएम के लिए वो टाइटल था पोएम ऑफ वॉट विटमन एन अमेरिकन। ये कंप्लीट टाइटल था, पोएम ऑफ वॉट विटमन एन अमेरिकन। और बाद में थर्ड एडिशन आया 1860 में, तो इस तरह से आप एडिशन भी समझ पाएंगे, 1855, 56 और 60। तो 1860 में थर्ड एडिशन आया, उसमें इसका नाम केवल वॉट विटमन हो गया। और जो ये टाइटल करेंट टाइटल दैट वी हैव एज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लास्ट एडिशन में आया था 1891-92 में जब पब्लिश हुआ था ये। सो in 1892 nearly this title came into existence, song of myself। अब थोड़ी बात इसमें करें इसके स्ट्रक्चर की। सो वी फाइंड 52 नंबर्ड सेक्शंस, और ये फोर्थ एडिशन में ये सेक्शंस थे। इसमें फोर्थ एडिशन आया 1867 में। So this particular poem is divided into 52 numbered sections. So 52 sections are there, and those 52 sections are representative of the weeks in an year. एक पूरे साल में जो नंबर ऑफ वीक्स होते हैं, आप 4-4 का हिसाब लगाइए तो 12 4 जा 48, और बाकी 31 के हिसाब से थोड़ा आप आगे पीछे करें तो 4 वीक और ऐड कर लिया उसमें नियरली, हालांकि उतना होना नहीं चाहिए, 52। सो sections are generally thought to mirror the number of weeks in the year। अब आगे देखिए एक फ्रेज लिखा हुआ है, it is written in Whitman's signature free style। So his signature style was free style, free verse। And here you find that in section 39
ही प्रेज वर्ड्स एज सिंपल एज ग्रास। तो खैर ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? सर सिमिली आई थिंक। आप थिंक क्यों कर रहे हैं, कंफर्म होके बताइए। यस सर, सिमिली एज और लाइक अगर कहीं डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यस, तो सिमिली होता है। एज सिंपल एज ग्रास। वर्ड्स ग्रास की तरह सिंपल, घास की तरह। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आपको वर्ड्सवर्थ की याद दिलाएंगी, बार बार याद दिलाएंगी। देखिएगा आगे आप जब देखेंगे और भी कोटेशंस तो आप कहीं ना कहीं वो नजर आएंगे। एंड दैट्स व्हाई यू फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ आर्ट इज एन एमलगेमेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म, रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म। रियलिज्म भी है और रोमांटिसिज्म भी है, दोनों का मिक्सचर है। तो वर्ड्स आर एज सिंपल एज ग्रास। एक बड़ी अच्छी वर्ब मिली मुझे इसमें, फॉरगो। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फॉरगो? FORGOE। फॉरगो, forgo means going without. So here he forgoes standard words and stanza patterns in favor of a simple legible style that can appeal to a mass audience. Again see, you are being reminded of Wordsworth कि स्टैंडर्ड वर्ड्स नहीं यूज करना, स्टैंडर्ड स्टेंजा पैटर्न नहीं यूज करना, इसको छोड़ देना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। क्या यूज करना है? सिंपल लेजिबल स्टाइल। याद होगा आपको वर्ड्सवर्थ ने कहा कि पोएट्री शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। तो जब आप कॉमन मैन की भाषा में बोलते हैं तो आप ज्यादा लोगों तक रीच करते हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल द थिंग इज। आप हिस्ट्री को उठा करके देखिए कि आम आदमी की भाषा बोलने का इतिहास या उस भाषा में साहित्य का लिखा जाना कितना इंपॉर्टेंट रहा है और कितना स्ट्रगल हुआ है इसके लिए। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ बाइबल। आप देखें, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो बाइबल के बारे में पहले बात करेंगे, फिर आएंगे हिंदुस्तान में। तो व्हाट हैपेंड? एवरीथिंग वॉज इन लैटिन इनिशियली। हालांकि सबसे पहले अगर बात करें तो इट वॉज रिटन इन हिब्रू। फिर एक दौर आया कि लैटिन का आधिपत्य रहा। कुछ ही लोग होते थे लैटिन समझते थे, एंड दे यूज्ड टू इलैबोरेट, एक्सप्लेन इन विच एवर मैनर दे वांटेड टू। तो दैट पर्टिकुलर नॉलेज वॉज लिमिटेड टू सर्टेन पीपल, and they manipulated that knowledge and the people around them. That's why that necessity took place. That necessity was realized, and ultimately the person like Martin Luther. Do you remember Martin Luther? Who was Martin Luther? अब सौम्या आप मैसेज टाइप। प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका? नो, मार्टिन लूथर बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट। No, Shruti, I'm not talking of Martin Luther King Jr. I'm talking of Martin Luther King, or Martin Luther King, just Martin Luther. Yes, Reformation. So I expected the answer from you. So Reformation, थोड़ा सा लिटरेरी टर्म्स आप लोग ढंग से पढ़िए। मार्टिन लूथर, रिफॉर्मेशन, उसने क्या किया? जर्मन ट्रांसलेशन करवाया। समझ में आया उसको दैट इट वॉज वेरी मच नीडेड। आप याद करिए विक्लिफ को।
यस सर, वो चर्च की गेट पे उन्होंने पैम्पलेट चिपका दिया था। यस, आप विक्लिफ को याद करिए जिसने इस बात को लोगों तक पहुंचाने में अपनी जिंदगी गंवा दी। लोग कहते हैं कि उसको जिंदा आग पर फेंक दिया गया था, विक्लिफ को। और उसी सीरीज में आपको नाम आता है मार्टिन लूथर का, जिन्होंने समझा कि इसको ट्रांसलेट करना कितना जरूरी है। एंड सी द पावर ऑफ ट्रांसलेशन, see the power of translation you perceive there when you are talking of Ngugi wa Thiong'o। सर ने शायद पढ़ाया होगा एक बार उनका, कितना जरूरी है ट्रांसलेशन। सो तब ये हुआ कि when translations in several languages started taking place, so ultimately common man and the people using diverse languages, they started reading Bible। और आज की डेट में आप देखिए पता नहीं कितनी भाषाओं में उपलब्ध है वो पर्टिकुलर होली स्क्रिप्चर। तो आज कोई भी किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकता कि बाइबल में ये लिखा है। हर पढ़ने लिखने वाला जानता है कि क्या लिखा है। The same happened with the इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर आप लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात देखें तो आप देखेंगे कि एक दौर था हमारे यहाँ वैदिक संस्कृत हुआ करती थी। वैदिक संस्कृत बड़ी टफ होती थी। वेदों का वेदों की रचना हुई वैदिक संस्कृत में। उसके बाद लौकिक संस्कृत आई। लौकिक का मतलब संस्कृत ऑफ कॉमन मैन। एक दौर था जब देश में लोग संस्कृत बोला करते थे। हालांकि अब तो इस पर भी बहस होती है। जो एक हिंदी साहित्य में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपके हिंदी भाषा का जो डेवलपमेंट का तरीका है, किस तरह से कहाँ से उठ करके भाषा आई। तो पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत में क्या हुआ, वेदों को बढ़िया से समझाया गया पुराणों में, तो पुराणों की रचना हुई। यानी लौकिक संस्कृत में क्या हुआ, थोड़ी आसान संस्कृत, जो संस्कृत आप पढ़ते हैं 10th 12th में, वो है लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। हालांकि इस पर भी लोग बहस करते हैं कि ना ये हायरार्की दिखाने के लिए है कि संस्कृत से पाली निकली है, जबकि पाली से संस्कृत निकली है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस पर बहस होती है कि धर्म से धम्म बना कि धम्म से धर्म बना। अब हम उतने बड़े इतिहासकार हैं नहीं, तो एग्जैक्ट जानकारी हमें नहीं है लोग क्या फॉलो करते हैं नहीं करते, बट यस दैट इज द डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी दैट वी रेड। खैर, तो संस्कृत से ये निकल करके अल्टीमेटली आज हम हिंदी पर आकर के कैसे रुके हैं। हिंदी कैसे एक बड़े भूभाग पर पीपल ऑफ इंडिया दे स्पीक हिंदी। ऑब्वियस है, व्हेन समथिंग इज डिस्कस्ड इन हिंदी यू ग्रास्प दैट वेरी इजीली। वही बात आपको संस्कृत में समझाई जाए तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो जब तक संस्कृत का आधिपत्य था तो यहां पर भी वही बात थी, कुछ लोगों तक ज्ञान सीमित था और बाकायदे पूरा षड्यंत्र रच करके वो किया जा रहा था। लेकिन यहां भी आवश्यकता महसूस हुई। नाउ एवरीबडी कैन अवेल देयर होली स्क्रिप्चर्स इन देयर लैंग्वेजेस। और अब तो खैर इतने कोलोनाइज्ड हम लोग हो गए हैं कि मैं देखता हूं कुछ संस्कृत के विद्वान भी कोटेशंस लगाते हैं जब सुबह में संस्कृत के, तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं लगाते, इंग्लिश में लगाते हैं। मतलब किस दौर में आ गए हम, संस्कृत से हिंदी नहीं, संस्कृत से सीधे इंग्लिश। तो खैर, तो ये है मास ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उनकी लैंग्वेज का होना जरूरी है। इसी की बात वर्ड्सवर्थ भी करते हैं। द सेम वाज टॉक्ड बाय वुटमन इन अमेरिका। आप लिटरेचर जब पढ़ेंगे उठा करके ना, तो कुछ चीजें आप देखेंगे कि बातें सभी एक जैसी ही करते हैं, जस्ट दे आर यूजिंग डिफरेंट टर्म्स।
केवल नाम अलग अलग हो जा रहे हैं। आप जब क्रिटिसिज्म में जाएंगे, आप ध्वनि थियरी पढ़िए आनंदवर्धन की, आप अभिधा लक्षणा व्यंजना पढ़िए, वहीं आप लिटररी पढ़िए, वहीं कुछ टर्म्स दिए गए आईविचर्ड्स के उनको आप पढ़िए, कुछ चीजें बड़ी मैच करती दिखती हैं। बस ये लगता है कि लोगों ने बात उसी की है, केवल नाम बदल दिया है। और कुछ बातें हैं जो बड़ी ही यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, बड़ी ही इटर्नल टाइप की बातें हैं, वही बातें बार बार रिपीट होती हैं, जस्ट वर्ड्स आर चेंज्ड। खैर, तो as I have already told you that transcendentalist influence is visible there in the poem. As I have told you that there are 52 sections in the poem. तो उसमें अलग अलग सेक्शन की बात हम कर रहे थे। ऊपर हमने बताया कि कैसे वर्ड्स के बारे में उन्होंने कहा है, एज सिंपल एज ग्रास, ये सेक्शन 39 में है। सेक्शन 32 का एक एग्जाम्पल यहां दिया है, ही एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू लिव अमॉन्ग्स द एनिमल्स, जानवरों के बीच रहना, एंड टू फाइंड डिविनिटी इन द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में डिविनिटी फाइंड करना। इस तरह की बातें अगर कोई कर रहा है तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट अप्रोच कैसे हो गया? याद करिए, दिस पर्टिकुलर अप्रोच बिलीव्स इन द फैक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल इज डेस्टाइन्ड फॉर डूइंग गुड, और believes in doing good, or is that individual, even if it is either a human being or an insect or any other animal, they are good by their heart, by their instinct, but they get polluted through the society or the environment around them. So, in addition to this romanticism, the poem seems to anticipate a kind of realism that would only become important in US literature after the American Civil War. तो रियलिज्म के भी कुछ इंस्टांसेस हैं इसमें, और कई सारे थे, मैंने दो उठा करके इसमें आपको दिखाने की कोशिश की है, that how reality is depicted through words. The lunatic is carried at last to the asylum, a confirmed case. This one line. And the quadroon gourd is sold at the auction stand, the drunkard nods by the barroom stove. Section 15 से ये लाइन्स ली गई हैं। A person who is lunatic is mad, और पागल लोगों को कहां भेजा जाता है? असाइलम भेजा जाता है। अब बात यह है कि वो पागल क्यों है? यहां दिया है कि पोस्ट सिविल वॉर के बाद का जो अमेरिका था, वहां की जो रियलिटी थी वो ये थी। नाउ यू सी इन योर कंट्री, इन योर सराउंडिंग, कितने ल्यूनाटिक्स मिलते हैं आपको? क्या ऐसे ल्यूनाटिक्स को पाना मुश्किल है हमारे आपके लिए? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल अपने आसपास कोई ना कोई न्यूरो के प्रॉब्लम वाले इंसान से मिलता ही होगा। The kind of society we are living in, the kind of atmosphere we have created, the kind of environment we have built, हर घर नहीं तो हर खानदान में आपको एक पागल मिल जाएगा। That is today's reality. पागल नहीं मिलेगा तो हाइपरटेंशन और माइग्रेन का रोगी जरूर मिल जाएगा। What kind of stress we have created? आजकल कुछ चीजें बड़ी हास्यास्पद लगती हैं।
ऐसा लगता है एज इफ वी क्रिएट सेवरल प्रॉब्लम्स अराउंड अस एंड सी हाउ द कैपिटलिज्म वर्क्स। पूंजीवादी व्यवस्था कैसे इस पर काम करती है। हम आप समस्याएं क्रिएट करते हैं और उन समस्याओं का सॉल्यूशन देकर के जो है दिस कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री claims to serve us, or they project themselves as the service industry। कैसे आजकल ग्रीन होम का कॉन्सेप्ट चला है, जो सुना मैंने तो थोड़ी हंसी भी आई, अच्छा भी लगा। कभी कभी ये बातें थोड़ी वाहियात भी लगती हैं। जब गांव में रहना होता था तो ग्रीन होम ऑलरेडी था, उसको ग्रीन होम कहा नहीं जाता था, केवल होम कहना सफिशिएंट था। कई रीजन से, उसमें सबसे बड़ा रीजन है बेरोजगारी। एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों ने माइग्रेट किया, लोग गांव छोड़कर शहर आ गए। शहर में छोटी खोली से लेकर के बड़े फ्लैट और गगनचुंबी इमारतों तक में रहना शुरू हुआ, और चीजें ऐसी बदली कि आज जो है हमें ग्रीन होम जो है ऑफर किया जा रहा है। अब केवल होम जरूरी नहीं है, अब ग्रीन होम जरूरी है। ऐसा घर जहां टेरेस पर आप बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लगा सकें ताकि ऑक्सीजन बनी रहे, और चाहे तो छोटी मोटी सब्जियां उगा सकें, इन्वायरमेंट आसपास का ठीक ठाक रहे। उससे कई फायदे हैं, ऐसे बातें बताई जाती हैं, सच भी है। आपका पॉल्यूशन तो कम होगा ही, साथ में टेम्परेचर को भी वो मेंटेन करता है। तो इस तरह के जो ऑफर्स आते हैं वो दे कंपेल अस टू थिंक आवर पोजीशन इन द सोसाइटी। We have brought our generation to this kind of place। क्या है उदिशा का मैसेज? चाइनीज ड्रामा बोला गया है कि आज के टाइम में इफ वी डोंट हैव मेंटल इश्यू विल नॉट हैव एनीथिंग कॉमन टू टॉक अबाउट। सी, इस तरह की नीड्स क्रिएट की जा रही हैं। अब मतलब ये कह लीजिए, आपने जो बात कही उसका मतलब तो यही है कि अगर आप थोड़े से मेंटल नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मल नहीं है ना। यही तो मजे की बात है। वो जो कई बार लोग टिप्पणियां करते हैं करंट गवर्नमेंट पर, जिस तरह से नाम बदला जाता है अलग अलग जगहों का। तो जब गैसेस महंगे हुए, गैसेस का मतलब अमेरिकन में गैस कहा जाता है पेट्रोल डीजल को, तो जब ये महंगे हुए तो उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि एवरेज, या नहीं, कौन कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। हम ऐसा करते हैं कि किलोमीटर के जो माइलस्टोन्स जो बनाए गए हैं, जो किलोमीटर है, हम इसी को बदल देंगे। मतलब आज के समय में जो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर है, चलो हम इसको 200 मीटर का 1 किलोमीटर कर देते हैं। तब सोचने वाली बात है ना, 200 मीटर का 1 किलोमीटर कर देंगे तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा। जो गाड़ी 10 किलोमीटर चला करती है, आप उसको 5 गुना कर दीजिए, वो 50 किलोमीटर चलेगी, तो बढ़ गया ना एवरेज। इस तरह की बातें कई बार ऐसा किया जाता है। सच एनवायरमेंट इज क्रिएटेड। खास करके जब चीजों की रेट बढ़ाई घटाई जाती है तो उसमें क्या पॉलिटिक्स काम करती है, कैसे काम करता है। मान लो पेट्रोल डीजल का ही भाव आपको दिखाना है सोसाइटी में, तो क्या किया, सपोज 85 रुपए है, बढ़ा करके उसको सीधे 90 कर दिया, हो हल्ला मचा, उसको घटा करके 88 पर ले आए और कहे देखो 2 रुपए घटा दिया ना। बढ़ा कहां है रेट, घटा है।
इस तरह की चीजें होती है। तो दैट फर्स्ट लाइन रियलिटी को डिपिक्ट करती हुई, द ल्यूनाटिक इज कैरीड एट लास्ट टू द असाइलम, अ कंफर्म्ड केस। सो दैट पर्सन नीडेड दैट ट्रीटमेंट ऑफ असाइलम, सो इज कैरीड देयर। और ब्रैकेट में क्या लिखा है उन्होंने, ये चीज महसूस करने वाली है। He will never sleep anymore as he did in the cot in his mother's bedroom. तो कहने को भले है कि असाइलम में जाएगा सही होने के लिए, बट द एटमॉस्फेयर इज नॉट सेम एज इन द हाउस। और इस तरह की बातों से एक फेमस इंसान याद आता है मिस्टर टिचर का, जिसने अपनी बहन को असाइलम में जाने से रोक लिया, जिसके लिए कहा जाता है उसने शादी नहीं की। बहन ऐसी पागल थी कि अपने पागलपन में उसने अपनी मां को ही स्टैब कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं हम? चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब के भाई, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट्स। Second depiction that we have here is the quadroon girl is sold at the auction stand. So auction is being taken, is taking place of a girl जो कि quadroon है। quadroon कौन होता है? जिसकी ancestry की बात अगर आप करें तो वो 1/4 जो है अफ्रीकन या एबोरिजिनल होगा और 3/4 क्या होगा? यूरोपियन एंसेस्ट्री का होगा। यानी ज़्यादा उसमें जो क्वालिटी होगी वो यूरोपियन की होगी, लेकिन कुछ भाग उसका, यानी कह सकते हैं कि एक हाइब्रिड स्पीशीज इंसान की, जिसमें यूरोपियन क्वालिटी 3/4 है और 1/4 एबोरिजिनल या अफ्रीकन क्वालिटी। एबोरिजिनल वर्ड से आप लोग आई होप कि परिचित होंगे, क्योंकि आप लोगों ने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी वगैरह पढ़ा है, कुछ वर्क्स पढ़े हैं अफ्रीका के। तो Whitman emphasizes an all powerful I बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। तो I का एम्फेसाइज होना रोमांटिसिज्म का पहला गुण है। बट यस, दिस I इज नॉट जस्ट Whitman सर्व्स एज नरेटर। इनकी पूरी पोएम में वो एक नरेटर के रूप में है, लेकिन he should not be limited to or confused with the person of the historical to Walt Whitman. जिस वॉल्ट विटमन की पर्सनालिटी को हम जानते हैं एक पोएट के रूप में, एक इंसान के रूप में अमेरिका में, केवल उनकी पर्सनालिटी तक इसको लिमिटेड मत करिएगा। वो है इसमें, उस आई में ही इज इंक्लूडेड, बट अदर सेवरल थिंग्स आर ऑल्सो देयर। वो चीजें क्या हैं, विल डिस्कस। द पर्सोना डिस्क्राइब्ड हैज ट्रांसेंडेड द कन्वेंशनल बाउंड्रीज ऑफ सेल्फ। जो आप समझते हैं कि एक इंसान पर्टिकुलर के लिए सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है उससे आगे की बात है। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में का सेल्फ क्या है? सेक्शन 7 में क्या बोलते हैं वो? आई पास डेथ विद द डाइंग एंड बर्थ विद द न्यू वॉश्ड बेब। जब कोई मर रहा होता है तो वहां पर मैं डेथ को पास कर जाता हूं, मैं वो आई हूं, और कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है, यानी हर जगह प्रेजेंट। ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो ये तुम देख रहे हो चारों तरफ, ये कोई और नहीं, मैं हूं। सब मुझ में है, मैं सब में हूं। और शायद यही रीजन है इस तरह की बातें की हैं विटमन ने। दैट्स वाई एमर्सन praised him a lot. Rolf Waldo Emerson was a great admirer of Srimad Bhagavad Gita and other Vedic traditions here in India. Even that person, T.S. Eliot, was also influenced by the Vedic tradition here, and that's why you have that Shanti Shanti Shanti,
he understood that particular shanti that we have in our Veda is not, similar to the peace that we have in English. हमारे यहाँ जो विवेक है, कंसाइंस और विवेक में बड़ा अंतर है. हमारे यहाँ जो ज्ञान है, जिसको ज्ञान कहते हैं, वो नॉलेज से काफ़ी अलग चीज़ है. हमारी जो शांति है, दैट इज़ अ फार डिफरेंट फ्रॉम पीस. खैर, तो आई पास डेथ विद द डाइंग एंड बर्थ विद द न्यू वॉश्ड बेब and am not content between my hat and boots. तो ऐसा नहीं है कि केवल फ्रॉम हेड टू टो जो मैं हूं केवल मैं वही हूं. नहीं, आई एम एवरीवेयर विद द डाइंग पर्सन एंड विद द न्यू बॉर्न वन. सेक्शन 7 में ये लाइन्स हैं. There are several other quotes from the poem that make it apparent that Whitman does not consider the narrator to represent a single individual. कई जगह ये बात आई है कि वो जो आई है वो सिंगल इंडिविजुअल को नहीं दिखाता. Rather, he seems to be narrating for all. और इस तरह से आपको फिर से एमर्सन की याद आ सकती है. उनकी एक बड़ी फेमस पोएम है ईच एंड ऑल. पढ़िएगा, अच्छी पोएम है. ट्रांसेंडेंटलिज्म को समझने के लिए बहुत खूबसूरत पोएम है. अब देखिए क्या है कुछ कोटेशंस. सेक्शन 1 में है लाइन, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू. फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू मीन्स वॉट एवर इज बिलोंगिंग टू यू इज अल्टीमेटली कनेक्टिंग विद मी. इट इज इन सेक्शन 1. In section 20 he says, in all people I see myself. अब आप ध्यान दीजिएगा. अब यहीं पर हमारे यहाँ जो बात कही जाती है वो क्या कही जाती है कि हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, हर जगह है भगवान. वो याद करिए एक वो छोटा सा एनेक्डोट, एक छोटी सी कहानी, अगर आप लोगों ने सुनी हो ना सुनी हो तो सुन लीजिए. एक किसी बंदे को भ्रम हो गया कि हर जगह भगवान है. बोला सब में भगवान है. एक पागल हाथी आ रहा था सामने से. लोगों ने कहा अरे हट जाओ, चोट पहुंचा देगा. बोला नहीं, हाथी में भी भगवान है, भगवान हमको चोट कैसे पहुंचा सकते हैं. ऊपर बैठा महावत चिल्ला रहे अरे हट जाओ, पगलाया हुआ है हाथी, चोट पहुंच जाएगी. नहीं हटा. आया हाथी ने उठा के फेंक दिया, चला गया स्वर्ग में. तो कंप्लेन लेके पहुंचा भगवान के पास कि ये क्या बात हुई. मुझे कहा गया था कि हर जगह भगवान है, सब में भगवान है, मैंने वही फॉलो किया, मुझे ये उसका सिला मिला. तो सामने से उत्तर आया कि हाथी का भगवान तुमको दिखा, उसके ऊपर बैठे महावत का भगवान नहीं दिखा तुमको, या जो और बगल के लोग चिल्ला रहे थे उनका भगवान नहीं दिखा तुमको. खैर, सो इन ऑल पीपल आई सी माई सेल्फ, नन मोर एंड नन वन एट बार्ली कॉर्नलेस. क्या टर्म है बार्ली कॉर्न. बार्ली जौ को कहा जाता है, उसके भी एक अनाज के बराबर. मतलब हर जगह आई, इन ऑल पीपल आई सी माई सेल्फ, सब में मैं खुद को देखता हूं, और बिल्कुल डिफरेंस नहीं, ना तो कम ना तो ज्यादा. एंड द गुड और बैड आई से ऑफ माई सेल्फ आई से ऑफ देम. तो जो भी अच्छा या बुरा मैं खुद के लिए कहता हूं, मैं सबके लिए कहता हूं. ये वही बात हो गई जो बार बार मुझे मंटो याद आते हैं, कहते हैं कि अगर मेरे अल्फाज आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं तो ये ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है, इसमें मेरी कोई ख़ता नहीं. सो वट एवर आई नरेट ऑफ दिस सोसाइटी, वट एवर द सोसाइटी इज, आई एम डिपिक्टिंग द सेम. तो वही चीज़ यहाँ पर भी है.
खैर, ये सेक्शन 20 की लाइन है। सेक्शन 47 की लाइन, इट इज यू टॉकिंग जस्ट एज माई सेल्फ। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरी जगह कौन बात कर रहा है? आप बात कर रहे हो। आई एक्ट एज द टंग ऑफ यू, सो आई एम दी स्पोक पर्सन। I am narrating, I am conveying your idea. Your means the people around me, the people of America. I am large. See, मतलब बार बार ये सब पढ़ करके तो मुझे बार बार कृष्ण ही याद आते हैं। आप जरा देखिएगा कि किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जब वो समझा रहे होते हैं अर्जुन को। I am large. I contain multitudes. सब कुछ मुझे में समाहित है। ये सेक्शन 51 की लाइन है। तो ये थोड़ी बातें रहीं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। बाकी के एडिशंस में आप देखेंगे इस पोएम में लीव्स ऑफ ग्रास में बाद में जाकर के इंक्लूड हुआ, जब असैसिनेशन हो गया लिंकन का, तो उसमें जो उन्होंने लिखा व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, तो ये एक एलर्जी के रूप में है। एलर्जी, यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू मोर्न, व्हेन अ पोएट मोर्न्स someone's death, that is considered as elegy. तो ये सारी बातें रहीं। आई होप कि सही से कन्वे कर पाया हूं मैं।